ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए हम आज जानकारी लाए हैं गाय पालन पर। तो किसान गाय की कौन कौन सी नस्लों का चुनाव करके पालन करें और गाय खरीदते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। दुधारू गाय पालन हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है और ज़्यादातर किसान हमारे ग्रामीण परिवेश में दुधारू नस्ल का गाय पालन करते हैं। दुधारू नस्ल में हम लोग जो देसी नस्ल का भी पालन कर सकते हैं या फिर संकर नस्ल का भी पालन कर सकते हैं। देसी नस्ल में जो मुख्य नस्ल हैं रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, थारपारकर, इन नस्लों का पालन कर सकते हैं। इन नस्लों का पालन करने से दूध का जो उत्पादन होता है और जो दूध की जो मांग है इन नस्लों का काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा दामों में दूध का बिक्री हमारे शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इसका मांग है और ज़्यादा कीमत पे ये बिकता है। साथ ही साथ वैसे किसान जो ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन चाहते हैं उनके लिए संकर नस्ल और मुख्य रूप से आप जर्सी या हाउसिन फ्रीजियन गाय का नस्ल का संकरण करा करके संकर नस्ल का पालन कर सकते हैं, जिसमें दूध उत्पादन लगभग 25 से 30 लीटर प्रति गाय भी हो सकती है। तो इस तरह से ज़्यादा नस्ल देने वाली गाय को भी आप पालन कर सकते हैं या फिर देसी नस्ल की गाय भी पालन कर सकते हैं। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो गाय पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आहार व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है और बीमारियों से बचाव। इसमें आहार व्यवस्था में मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो भी हमारे किसान भाई ग्रामीण परिवेश में गाय पालन कर रहे हैं वो संतुलित आहार नहीं देते हैं और गाय में मुख्य रूप से जो समस्याएं आती है जिसमें प्रजनन संबंधी समस्याएं, जो गाय गर्म नहीं होती है, पाल नहीं खा रही है, तो वैसी समस्याएं का मुख्य कारण जो है कि संतुलित आहार में कमी और पौष्टिक आहार में कमी, जिसके कारण ये सब समस्याएं आती है। तो हमारे जो पशुपालक हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप संतुलित आहार संतुलित मात्रा में दें। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए क्योंकि पशु को संतुलित आहार नहीं देने पर पशु की स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पशु कमजोर होकर बीमार होने लगता है। इसलिए पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार दें। इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए आप मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिला करके आप संतुलित आहार बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो है कि इसमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो हम लोग आहार देते हैं हमारे दुधारू पशु में वो 3 रूप में उसको बांटा गया है। पहला है मेंटेनेंस राशन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा जेस्टेशन। मेंटेनेंस का मतलब कि उसके शरीर के रखरखाव के लिए जितना दाना की ज़रूरत होती है, जैसे 1.5 से 2 किलो जो मात्रा होती है दाना का, वो हम लोग मेंटेनेंस के रूप में देते हैं। और साथ ही साथ जो उत्पादन के लिए देते हैं, प्रति 2.5 से 3 किलो पर लगभग 1 किलो दाना संतुलित आहार जो हम लोग दुधारू पशु को देते हैं, जिससे उसकी जो समस्याएं हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरा हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो दुधारू पशु है उसको हरा चारा दें, तो उसमें प्रति 12 किलो चारा पे हम लोग 1 किलो दाना मिश्रण को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आहार व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आवास व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। खास करके गर्मियों में देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में अगर हम लोग आवास व्यवस्था अच्छी नहीं रख सकते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस के कारण जो है कि दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, तो उचित आवास की व्यवस्था करें, उचित जगह दें और साफ सुथरा सूखा आवास दें। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर मच्छर, मक्खी और हानिकारक कीट पनपने लगते हैं जो कि पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कई रोगों का प्रसार करते हैं। इससे बचने के लिए पशु आवास की नियमित सफाई करें और कम से कम 1 सप्ताह में लाल दवा से आवास के फर्श की धुलाई करें। साथ ही पशुशाला और उसके आसपास के क्षेत्र में चूने का भुरकाव करें। इसके अलावा पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से टीकाकरण कराएं। इस तरह से अगर आपने जो भी किसान भाई जो हमारे
गाय पालन या अपने दूध उत्पादन से जुड़े हैं, गाय पालन कर रहे हैं, वो अगर इस तरह से अगर वो आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, बीमारियों से बचाव के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसका अगर सही ढंग से पालन करते हैं, अच्छी तरह से उसका रखरखाव करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा और इससे इसके जो प्रतिकूल वातावरण है या बीमारियों से होने वाली जो हानियाँ होती है उससे आप बच सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सुमेल, जिला जयपुर के जयप्रकाश ने। आपने बैंगन की फसल में तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुँचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। कीट ग्रसित कल्लों और फलों को काटकर खेत से हटाते रहें या गड्ढे में दबा दें। बैगन की फसल में ट्राइकोकोकार्ड जरूर लगाएं। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिक्टेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।